जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। इस वर्ष के अंत तक मिलेगी भारतीय वायुसेना के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को डीएसी से हरी झंडी। भारत के मिलिट्री स्टेशन में काम करता हुआ पकड़ा गया बांग्लादेश का नागरिक। प्रेसिडेंट ट्रंप की पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट वाले कमेंट पर आई भारत की प्रतिक्रिया। अब बांग्लादेश की हरकतों के खिलाफ भारत ने भी उठाया एक महत्वपूर्ण कदम और डीआरडीओ बना रहा है भारत के फाइटर जेट्स के लिए जैम प्रूफ सिस्टम्स। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के अंत तक डीएसी द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने वाले प्रोग्राम के तहत एओएन को मंजूरी दी जाने की उम्मीद है और फिर इसके बाद जो टेंडर है वो 2026 की शुरुआत तक रिलीज किया जाएगा। बाकी इस प्रोग्राम में 3 कंपनीज कॉम्पीट कर रही हैं, जिसमें से एक है यूएस फर्म लॉकहीड मार्टिन अपने C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट के साथ, दूसरी है ब्राजीलियन फर्म एम्ब्रियर अपने KC-390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट के साथ और तीसरी है यूरोपियन एयरबस अपने A400M के साथ। और जो भी इस प्रोग्राम को जीतेगा तो वो इन एयरक्राफ्ट को भारत में बनाने के लिए प्रोडक्शन लाइन भी स्थापित करेगा और इस प्रोग्राम के माध्यम से भारतीय वायुसेना को 18 से 30 टन तक के कार्गो कैरिंग कैपेसिटी वाले एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, जो कि एयरफोर्स की बढ़ती हुई एयरलिफ्ट रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। और जबकि लॉकहीड मार्टिन के ऑफिशियल कहना है कि अभी वर्तमान समय में जो भारतीय वायुसेना है वो ऑलरेडी C-130J एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही है और उसकी परफॉर्मेंस से भी सेटिस्फाइड है और इसकी मेंटेनेंस और ट्रेनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी ऑलरेडी बने हुए हैं और उसे लॉकहीड मार्टिन के स्टैंडर्ड को दोबारा से जीतने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। और लॉकहीड मार्टिन ने भारत की एक टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के साथ टाई अप भी कर रखा है और उसी तरह से जो ब्राजीलियन फर्म एम्ब्रियर है तो उसने भी अभी हाल ही में इसी प्रोग्राम के तहत महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप करी थी। और अभी जो तीसरा कॉम्पिटिटर है एयरबस, तो उसने अपने इंडियन पार्टनर की अनाउंसमेंट नहीं करी है और इन तीनों में से एयरबस का ही जो A400M है तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, जो कि है 37 टन्स। आज शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यूएस प्रेसिडेंट के उस कमेंट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लेम किया था कि जो पाकिस्तान है वो भी सक्रिय रूप से अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग्स में शामिल है। तो अपनी प्रतिक्रिया में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना था कि गुप्त और अवैध परमाणु गतिविधियां पाकिस्तान के इतिहास के अनुरूप है, जो दशकों से स्मगलिंग, एक्सपोर्ट कंट्रोल वॉल्यूशंस, सीक्रेट पार्टनरशिप्स, AQ खान नेटवर्क और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के इर्द गिर्द घूमता रहा है। और जबकि भारत ने हमेशा इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान पाकिस्तान के इन पहलुओं की ओर आकर्षित भी किया है और इसी बैकग्राउंड को देखते हुए हमने प्रेसिडेंट ट्रंप के पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेस्टिंग वाले कमेंट पर ध्यान दिया है और उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान की जो सीक्रेट और इलीगल न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ हैं तो वो उसके हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, जो दशकों से चली आ रही है। तो इस स्टेटमेंट से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की कोई सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग कर भी रहा है तो भारत के लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है, बल्कि भारत तो हमेशा से पाकिस्तान की इस तरह की इलीगल न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को लेकर दुनिया को बताते आया है और भारत उसे क्लोजली मॉनिटर कर भी रहा होगा। बाकी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने के मामले में भारत नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को फॉलो करता है और ये जो पॉलिसी है भारत की एक मजबूत न्यूक्लियर डिटरेंस वाली कैपेबिलिटी को भी दर्शाती है। और बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत पहले कभी किसी पर न्यूक्लियर वेपन से हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई दुश्मन भारत पर पहले न्यूक्लियर वेपन से हमला करता है तो फिर वो उसका पहला और आखिरी हमला ही होने वाला है, क्योंकि फिर जब भारत की जवाबी कार्रवाई होगी तो फिर सफाई भी बढ़िया तरीके से होगी और किसी भी न्यूक्लियर वेपन्स के रिस्पांस में जवाबी कार्रवाई में भारत एक मेजर केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक को करने का राइट भी रखता है। तो जहाँ तक आप सभी इस बात से तो अवेयर होंगे ही कि हमारा एक कंगाल पड़ोसी दूसरे कंगाल पड़ोसी से कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है और उनके मिलिट्री के जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनकी लगातार विजिट भी हो रही है। हम बात कर रहे हैं हमारे निकम्मे पड़ोसी पाकिस्तान और दूसरे बांग्लादेश की। और हाल ही में पाकिस्तानी मिलिट्री के सीनियर ऑफिशियल ने जब बांग्लादेश को विजिट किया था तो उसी दौरान बांग्लादेश ने एक हरकत भी करी थी, एक ऐसा मैप रिलीज करके जिसमें भारत के हिस्सों को बांग्लादेश में दिखाया गया था। और अब बांग्लादेश की इन सब हरकतों को देखते हुए भारत भी एक नए रणनीतिक कदम को उठा रहा है और इस मामले पर द वीक की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत बांग्लादेश सीमा के साथ 3 ऑपरेशनली रेडी मिलिट्री गैरिसन्स को स्थापित किया गया है, जिसमें से एक है धुबरी के पास बामुनी में, दूसरा है बिहार के किशनगंज में और तीसरा है वेस्ट बंगाल के वेस्ट दिनाजपुर में चोपड़ा में। और ये जो मिलिट्री गैरिसन है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर में सुरक्षा को मजबूत करेगी, वही जगह जो कि चिकन स्नैक के नाम से मशहूर है। और इसी रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से भी कहा गया है कि ये जो कदम है इसका उद्देश्य है विशेष रूप से तथाकथित कमजोरियों को दूर करना और इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए मल्टीपल ऑप्शंस को प्रोवाइड कराना,
जो कि सर्विलेंस बढ़ाने के साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर में इंडियन मिलिट्री को अपनी कैपेबिलिटीज तेजी से डिप्लॉय करने में भी मदद करेगी। और इस इंसिडेंट को एक टर्निंग पॉइंट की तरह दिखाया गया है, जो कि ये दर्शाता है कि भारत के भविष्य के जो एक्शंस होंगे वो क्लियर होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे और फोर्सफुल होंगे, जो कि इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी हमारी संप्रभुता का उल्लंघन ना कर पाए। तो बात स्पष्ट है कि अगर हमारा एक कंगाल पड़ोसी दूसरे कंगाल पड़ोसी के साथ मिलकर अगर ये सोचता है कि वो भारत की संप्रभुता को चुनौती दे सकता है, तो फिर उनको दोबारा से अपने इस विचार पर विचार करना चाहिए। भारतीय सेना ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जो कि सिलीगुड़ी के पास बेंगडूबी मिलिट्री स्टेशन में सिविलियन लेबरर के तौर पर कार्य करता था। और इसके पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये सब बरामद किए गए। और इसे भी पकड़ा तब गया जब मिलिट्री स्टेशन में सभी सिविलियन पर्सनल की रीवेरिफिकेशन चल रही थी। और चूंकि ये जो स्टेशन है सिलीगुड़ी जैसे सेंसिटिव एरिया के पास पड़ता है और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे रीवेरिफिकेशन चल रही थी। और जिस बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया तो पहले इस पर संदेह हुआ था, और फिर जब आगे इन्वेस्टिगेशन की गई, सर्च की गई, तब ये पाया गया कि ये तो सच में ही बांग्लादेश का नागरिक है। लेकिन फिर भी इसके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड भी है। बाकी आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए इस व्यक्ति को पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है। बाकी ऑफिशियल्स का कहना है कि जो मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो ट्रूप्स हैं, वो ऑन ग्राउंड अलर्ट पर हैं ताकि मिलिट्री स्टेशंस की सिक्योरिटी के लिए उत्पन्न होने वाले किसी भी पोटेंशियल थ्रेट को तुरंत ही आइडेंटिफाई किया जा सके। और ये भी स्पष्ट किया गया कि ये जो सक्रिय रूप से अभियान चलाया गया है तो ये आगे भी जारी रहेगा। और बाकी ये जो मिलिट्री स्टेशन से इस बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार करने वाला मामला हुआ है, तो उस घटना को लेकर ऑफिशियल का ये भी कहना है कि ये इस फैक्ट को भी उजागर करता है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक के पास धोखाधड़ी से बनाए गए भारतीय नागरिकता वाले दस्तावेज हैं और वे देश में रोजगार पाने के लिए इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और हमारे ओपिनियन में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आगे चलकर यही भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकते हैं। और इसलिए इस थ्रेट से निपटने के लिए कुछ मजबूत पॉलिसीज की भी रिक्वायरमेंट है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि डीआरडीओ ने एक नई परियोजना को शुरू किया है, जिसके तहत वह भारत के फाइटर जेट्स के लिए जैमिंग प्रूफ गेयर्ड रोटरी एक्चुएटर्स को विकसित कर रहे हैं। एक ऐसे सिस्टम जो कि एयरक्राफ्ट को इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन के दौरान भी फुली कंट्रोल में रखने में मदद करेगा। बाकी इस परियोजना को 36 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा। इसमें 90% तक की फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से है। और ये सिस्टम भारत के अपकमिंग फाइटर्स जैसे कि एम का, तो इनको पावर देने के साथ साथ हमारे स्पेस मिशंस में भी इस्तेमाल हो सकता है। आज 7 नवंबर 2025 को एचएएल ने यूएस फर्म जीई के साथ 97 तेजस मार्क 1 फाइटर प्रोग्राम के लिए 113 F404 GE IN-20 जेट इंजन्स की खरीद के लिए औपचारिक रूप से एग्रीमेंट साइन कर दिया है। और इसमें जेट इंजन्स के साथ साथ सपोर्ट पैकेज भी शामिल है। और एचएएल के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो 113 F404 इंजन्स हैं तो उनकी डिलीवरी 2027 से स्टार्ट होगी और 2032 तक इन्हें कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय सेना के लिए 8 लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट की खरीद के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि आरएफपी को जारी कर दिया गया है। ये जो लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट है तो उसका मतलब है एक ऐसी क्राफ्ट जो कि वाटर बॉडी के ऊपर फुली कॉम्बैट लोड के साथ एक पूरी प्लेटून को ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम हो और उसे समुद्र के साथ साथ शैलो क्रीक एरियाज, ब्रह्मपुत्र नदी, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन डेल्टा और पूर्वी लद्दाख में डिप्लॉय किया जाएगा। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि चीन ने औपचारिक रूप से अपनी सर्विस में अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फूजियान को कमीशन कर दिया है। और अमेरिका के बाद चीन दूसरा देश बना है जिसने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को इस इमॉल्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से इक्विप किया है। बाकी पूरा सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बहुत पहले बनाई थी। आप उसके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शालतेंग की लड़ाई में भारत ने महत्वपूर्ण जीत हासिल करी थी और इसी वजह से आज के इस दिन को शालतेंग डे के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जाता है। और उस लड़ाई में भारतीय सेना के वीरों ने जिस तरह के शौर्य का परिचय दिया था तो वो अपने आप में ही एक नया बेंचमार्क सेट करता है। और इस लड़ाई में पाकिस्तान के 500 से अधिक सोल्जर्स मारे गए थे। आज के दिन 1957 में 4 असम राइफल्स के राइफलमैन लुखीस लामा और 5 असम राइफल्स के राइफलमैन प्रेम सिंह थापा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि शालतेंग की लड़ाई में आर्मी की कौन कौन सी रेजिमेंट्स मुख्य रूप से शामिल थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें।
और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।